अध्याय 81। लियू येई। फांगहाई शहर अपराध जांच कार्यालय। अब जब हम सब अपने ही लोग हैं तो कम से कम अपना असली नाम तो बता दो। सू यंग यांग लियू के बगल में बैठते हुए बोली। नाम तो बस एक पहचान है, असली हो या नकली क्या फ़र्क पड़ता है, यांग लियू ने शांत स्वर में कहा। यानजी। सू यंग ने नाराज़ होकर सू यान को घूरा। लान के मुस्कराए और बोली, मुझे भी बड़ी उत्सुकता है। एक असली महिला योद्धा जो पुरुष का भेष बनाकर बच्चों से जुड़े इनाम वाले मिशन करती है, ये कहानी तो बहुत दिलचस्प लग रही है। कुछ क्षण चुप रहने के बाद यांग लियू ने धीरे से कहा, मेरा असली नाम लियू येई है। वाह, कितना प्यारा और नाजुक नाम है, सू यंग ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन मेरी कहानी थोड़ी जटिल है, इसलिए मुझे यांग लियू ही कहकर बुलाए। सू यान ने उसकी पूरी तरह भर चुकी छाती के घाव की ओर इशारा करते हुए पूछा। इतनी बातें हो गईं, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हारी यह हालत कैसे हुई। यांग लियू ने हैरानी से कहा, पहले ये बताइए कि आपने मुझे कौन सी चमत्कारी दवा खिलाई थी। लान के हंस पड़ी। पहले अपनी दुखभरी कहानी सुनाओ, फिर हम भी सब बता देंगे। हाँ हाँ, सू यंग ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अगर कोई दुख है तो खुलकर बताओ ताकि हम भी थोड़ा खुश हो लें। उसकी बात सुनते ही सू यान और लान के ने एक साथ उसे घूरा। ओह, सू यंग तुरंत चुप हो गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हांगकांग द्वीप फैंग परिवार। बहन यान, आज इतनी सुबह कैसे उठ गई। फैंग जियांग ने मुस्कराते हुए सामने आई महिला का स्वागत किया। उसका व्यवहार किसी महान मार्शल आर्ट परिवार के मुखिया जैसा बिल्कुल नहीं था। वह अपनी पत्नी के सामने पूरी तरह दबा हुआ पति था। महिला का नाम था लियू रुयान। कल रात मैंने अपनी बेटी का सपना देखा, इसलिए आज जल्दी उठ गई। सूरज तो काफ़ी ऊपर चढ़ चुका था, यहाँ तक कि युनमो की दोनों बेटियां भी किंडरगार्टन पहुंच चुकी थीं। लेकिन जो महिला रोज़ 16 घंटे सोती हो, उसके लिए ये सचमुच जल्दी था। अपनी बेटी का जिक्र सुनते ही फैंग जियांग की आंखों में दर्द चमक उठा। चिंता मत करो बहन यान, मेरा फैंग परिवार पूरे देश में फैला हुआ है। इतनी बड़ी चीन में किसी को ढूंढना मुश्किल नहीं। जब तक बुरी खबर नहीं आती, उम्मीद बाकी रहती है, लियू रुयान ने भावुक होकर कहा। जियांग, इतने वर्षों में तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। फैंग जियांग हंस पड़ा। बहन यान, ऐसी बातें मत कहो, तुम मुझे पराया बना रही हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फांगहाई अपराध जांच कार्यालय। यांग लियू ने गहरी सांस ली। असल में मेरी जिंदगी उतनी दुखद नहीं रही, बल्कि मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। मुझे अपना बचपन ज्यादा याद नहीं। जब से होश संभाला, मैं सिर्फ अपनी माँ के साथ रहती थी। मुझे बस इतना याद है कि मेरी माँ का पूरा परिवार अचानक एक भयानक हादसे में खत्म हो गया था। कहा जाता था कि इसकी वजह एक सोने की बुद्ध प्रतिमा थी। पूरा परिवार मार दिया गया। सौभाग्य से उस समय मेरी माँ वहाँ नहीं थी, इसलिए बच गईं। उस दिन पूरा घर खंडहर बन गया था। चारों ओर पुलिस की घेराबंदी थी। मेरी माँ बहुत देर तक रोती रही। इसके बाद हमारे पास पैसे नहीं बचे। माँ सुबह से रात तक कई काम करती थीं। वह मेरे लिए खाना बनाती, मेरी पढ़ाई का खर्च उठाती। लेकिन जब मैं 7 साल की हुई, उसी साल माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। उन्हें रोज़ 16 घंटे से भी ज़्यादा सोना पड़ता था। अब वे मेरी देखभाल नहीं कर सकती थीं। मैं रोते हुए उनसे कहती थी, ग्रेटर देन माँ, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं अपना भी ध्यान रख सकती हूँ और आपका भी। लेकिन एक दिन मैंने चुपके से उनकी मेडिकल रिपोर्ट देख ली। डॉक्टर ने लिखा था कि उनके पास 1 साल से भी कम समय बचा है। ये सुनते ही लान के, सू यंग और सू यान तीनों की आंखें नम हो गईं। तीनों के अपने अपने परिवारों की कहानियां भी दर्द से भरी थीं। यांग लियू आगे बोली, उसके बाद एक रात माँ मुझे चुपचाप हांगकांग के यांग परिवार के दरवाजे पर छोड़ गईं। शायद उन्हें पता था कि यांग परिवार का मुखिया पूरे हांगकांग का सबसे बड़ा परोपकारी माना जाता है। सू यंग की उत्सुकता बढ़ गई। फिर क्या हुआ? यांग लियू हल्का सा मुस्कराए। जैसा तुम सोच रही हो, मुझे यांग परिवार ने गोद ले लिया। सू यान ने उंगलियों पर गिनते हुए कहा। लेकिन हांगकांग के 7 बड़े परिवार तो फैंग, जियांग, वान, चिंग, झाओ, सुन और जी हैं। यांग परिवार का नाम तो नहीं है। यांग लियू ने सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता कि असलियत क्या थी, लेकिन यांग परिवार के मुखिया ने मुझे अपनी सगी पोती की तरह पाला। उन्होंने मुझे खुद मार्शल आर्ट सिखाए। इन वर्षों में मैंने अपनी माँ को बहुत ढूंढा, लेकिन कभी नहीं मिली। शायद, जैसा डॉक्टर ने कहा था, वह सचमुच इस दुनिया से जा चुकी थीं। तीनों महिलाएं चुपचाप शोक व्यक्त करती रहीं। कुछ देर बाद यांग लियू की मुट्ठियां कस गईं। फिर एक रात, आग ने पूरे आसमान को लाल कर दिया। पूरा यांग परिवार जल रहा था। मैं उस रात चोरी छिपे शहर में हॉथॉर्न की मिठाई खाने निकल गई थी, इसलिए बच गई। मैंने अपनी आंखों से अपने सारे गुरु भाइयों और बहनों को मरते देखा। मैंने दादाजी यांग को भी उसी आदमी के हाथों मरते देखा। मैं उसकी मुस्कान कभी नहीं भूल सकती। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कभी कभी लगता है कि मैं अभागी हूँ।
जो भी मेरे करीब आता है उसका अंत बुरा ही होता है। सू यंग ने धीरे से पूछा, तो तुम उसी आदमी से बदला लेने गई थीं? यांग लियू ने सिर हिलाया। फांगहाई आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ एक नई ताकत उभरी है। मौन सम्राट मंडप। मैंने क्योटो के लियू परिवार की घटना सुनी। मैं उस मंडप के स्वामी की बहुत प्रशंसा करती हूँ। उन्होंने लियू परिवार को दंड दिया और लोगों को एक बड़ी मुसीबत से बचाया। मैंने सुना कि पागल ड्रैगन चेन हान केवल उस मंडप में शामिल होने के बाद अंधकार शक्ति से सीधे दिव्य संपर्क क्षेत्र तक पहुंच गया। इसलिए मैं भी मौन सम्राट मंडप में शामिल होना चाहती थी। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा मार्शल आर्ट प्रतिभा चेन हान से कहीं अधिक है। अगर मेरी ताकत बढ़ जाती तो मैं अपने दुश्मन से बदला ले सकती थी। लेकिन चाहे मैंने चेन हान से कितनी भी विनती की, उसने मुझे कभी भी मंडप स्वामी का ठिकाना नहीं बताया। यांग लियू ने लंबी सांस ली। शायद उसे डर था कि मैं उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। मार्शल आर्ट की दुनिया में ऐसी बातें आम हैं। उसी समय मौन सम्राट मंडप के तीसरे तल पर चेन हान एक दैत्य से लड़ रहा था। अचानक उसे जोरदार छींक आए। एक पल की चूक और दैत्य ने उसे एक ही वार में उड़ा दिया। उसका असली शरीर सीधे मीनार से बाहर जा गिरा। इधर कमरे में सू यंग और सू यान ने एक साथ लान के की ओर देखा। लान के चेहरे पर अजीब सा भाव था। उसे पहले से पता था कि यांग लियू ने मौन सम्राट मंडप को चुनौती दी थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में युनमो की शिष्या बनना चाहती थी। नहीं, उसने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया। इतनी सुंदर लड़की को शिष्या बना लिया, फिर गुरु और शिष्या? बिल्कुल नहीं। ये बात युनमो तक किसी भी हालत में नहीं पहुंचनी चाहिए। लान के ने तुरंत विषय बदल दिया। अगर तुम मंडप में शामिल नहीं हो सकी तो फिर अकेले बदला लेने क्यों चली गई? यांग लियू ने दांत भींच लिए। क्योंकि मुझे खबर मिली थी कि वह बूढ़ा कुत्ता फैंग जियांग गंभीर रूप से घायल है। कल उसे मारने का सबसे अच्छा मौका था। ये सुनते ही लान के, सू यंग और सू यान तीनों एक साथ चौंक उठीं। क्या? फैंग जियांग? अध्याय 82। यांग लियू की असली पृष्ठभूमि। लान के स्तब्ध रह गई, क्योंकि फैंग जियांग वही व्यक्ति था जिसने युनमो की मां की कंपनी लिडू ब्यूटी स्किन पर हाथ डालने की कोशिश की थी। अगर उस समय युनमो ने जानबूझकर उसे जिंदा न छोड़ा होता तो फैंग जियांग बहुत पहले ही राख बन चुका होता। ये सोचकर कि उसने युनमो की मां का अपमान किया था, लान के को उस पर पूरे 3 सेकंड तक दया आ गई। दूसरी ओर सू यंग और सू यान जिस बात से हैरान थी वह ये थी कि फैंग जियांग हांगकांग के सबसे शक्तिशाली फैंग परिवार का मुखिया था। उसके अधीन दिव्य संपर्क क्षेत्र डिवाइन कनेक्शन रियल्म के 10 से अधिक विशेषज्ञ थे, विशेष रूप से फैंग परिवार का महान बुजुर्ग जो दिव्य संपर्क क्षेत्र के 5वें स्तर का शक्तिशाली साधक था। और सबसे भयावह बात, फैंग जियांग का दादा फैंग परिवार का पुराना महाबुजुर्ग अभी भी जीवित था। उसकी वास्तविक शक्ति कोई नहीं जानता था, लेकिन सभी जानते थे कि वह अत्यंत भयानक था। तो क्या हांगकांग का यांग परिवार फैंग परिवार ने ही खत्म कर दिया था? सू यंग ने पूछा। यांग लियू ने सिर हिलाया। सटीक रूप से कहूं तो नरसंहार का नेतृत्व फैंग जियांग ने किया था। पूरे फैंग परिवार ने इसमें हिस्सा लिया था या नहीं, यह मैं नहीं कह सकती। सू यान ने गहरी सांस ली। अब समझ में आया कि हमें हांगकांग के यांग परिवार के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं मिली। यह मामला निश्चित रूप से दबा दिया गया था। सू यंग ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या ड्रैगन सोल ने कुछ नहीं किया? वे तो खुद को न्याय का रक्षक कहते हैं। यांग लियू ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अगर ड्रैगन सोल सचमुच इतना न्यायप्रिय होता तो क्या मैं इनामी शिकारी बनती? यांग लियू की कहानी सुनने के बाद लान के को पहली बार लगा कि उसकी अपनी कठिनाइयां वास्तव में कुछ भी नहीं थीं। योजक चिन्ह। हांगकांग फैंग परिवार। कुछ देर बातचीत करने के बाद लियू रुयान पूरी तरह थक गई। फैंग परिवार में आने के बाद उसकी तबीयत पहले से बेहतर तो हुई थी, लेकिन उसकी बीमारी अब भी वैसी ही थी। उसे रोज लगभग 16 घंटे सोना पड़ता था। फैंग जियांग ने उसके लिए न जाने कितनी दुर्लभ औषधियां खोजीं और कितने प्रसिद्ध वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी ठीक नहीं कर पाया। वे केवल किसी तरह उसकी जान बचाए हुए थे। योजक चिन्ह। फांगहाई जिक्सिंग किंडरगार्टन। जू चियान ने युनमो को देखते हुए मुस्कुराकर कहा। लान के, युनमो, सच बताऊं, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने क्योटो विश्वविद्यालय की सबसे ठंडी और सबसे खूबसूरत लड़की का दिल जीत लिया। अब जू चियान के चेहरे पर बचपन वाली मासूमियत नहीं थी। उसकी आंखों में केवल अपने बचपन के मित्र के बीते 5 वर्षों की कहानी जानने की उत्सुकता थी। युनमो ने हाथ हिलाया। अब बातें रहने दो, मुझे बच्चों के साथ दोपहर का खाना खाना है। अरे रुको, मैं भी चलती हूँ। योजक चिन्ह। जिक्सिंग किंडरगार्टन की फीस बहुत महंगी थी, इसलिए उसकी कैंटीन का खाना भी बेहतरीन था। जब दोनों कैंटीन पहुंचे तब तक शीशी और शिनशिन लाइन में लग चुकी थीं। जू चियान मुस्कुराए। कोई आश्चर्य नहीं कि दोनों इतनी सुंदर हैं। उनकी मां लान के जो है।
युनमो हंस पड़ा, मतलब मेरे जीन किसी काम के नहीं हैं। जू चियान खिलखिलाकर बोली, हाँ हाँ, हमारे क्योटो विश्वविद्यालय के सबसे सुंदर और सबसे होशियार छात्र युनमो। दोनों चुपचाप खड़े होकर बच्चियों को खाना लेते देखते रहे। कुछ देर बाद दोनों बच्चियां 2 बड़ी ट्रे लेकर भागती हुई आईं। जू चियान चौंक गई, तुम्हारी बेटियां तो बहुत खाती हैं। शी मुस्कुराए, प्रिंसिपल मैडम, पापा, पहले आप लोग खाए। जू चियान हैरान रह गई। उसे लगा था कि बच्चियां अपने लिए खाना लाई हैं, लेकिन वे तो अपने पिता और उसके लिए खाना लाई थीं। तो तुम दोनों क्या खाओगी? वह उनकी समझदारी की तारीफ ही करने वाली थी कि तभी यांग दोहो अपने छोटे छोटे साथियों की पूरी टोली के साथ कई ट्रे उठाए वहां आ पहुंचा। बड़ी बहन शिनशिन, हम सब खाना ले आए हैं। युनमो और जू चियान दोनों अवाक रह गए। यांग दोहो गर्व से बोला, बहन शिनशिन, यहीं खाएं या कहीं और चलें? शिनशिन ने बिल्कुल बड़े नेता की तरह आदेश दिया, खाना यहीं रख दो, हम पापा के साथ खाएंगे। जी बड़ी बहन, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस आदेश दीजिए। इतना कहकर सारे बच्चे शोर मचाते हुए चले गए। जू चियान पूरी तरह स्तब्ध थी। वह हंसते हुए बोली, तुम्हारी बेटियां तो तुमसे भी ज्यादा दबंग निकलीं। युनमो चुपचाप रह गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चारों ने साथ बैठकर गर्मागर्म भोजन किया। खाने के दौरान शीशी और शिनशिन बार बार एक दूसरे को देख रही थीं। लगता था कि वे रात को लान के से पापा की शिकायत करने वाली थीं। जू चियान ने अचानक कहा, जियांग ताओ भी फांगहाई आ गया है, आज रात सब मिलकर घूमने चलें। युनमो मुस्कुराया, मैं भी यही सोच रहा था। जू चियान ने फिर कहा, और हाँ, यांग यू भी इस शनिवार अपने परिवार के साथ आएगा। शनिवार को सब साथ मिलते हैं, लान के को भी साथ ले आना। युनमो मुस्कुराया, लगता है तुम अभी भी हॉस्टल के सभी लड़कों के संपर्क में हो। जू चियान ने होंठ सिकोड़ लिए, तुम्हारी वजह से ही। वैसे जियांग ताओ की इन दिनों नई गर्लफ्रेंड भी बन गई है। आखिरकार सूखा पेड़ भी फूल गया। युनमो हैरान हुआ, अभी क्या वह मिशन पर नहीं था? जू चियान ने तुरंत पलटकर कहा, क्या सिर्फ तुम ही शादी कर सकते हो और बच्चे पैदा कर सकते हो? जियांग ताओ थोड़ा प्यार भी नहीं कर सकता? तभी शीशी ने मासूमियत से पूछा, पापा, आपने शादी कब की? शिनशिन भी नाराज बनने लगी। हाँ पापा, हम तो आपके बच्चे हैं, फिर आपकी और मम्मी की शादी में हमें क्यों नहीं बुलाया? जू चियान हंसी रोकते हुए युनमो की ओर देखने लगी। अब देखती हूँ इसका जवाब कैसे देते हो। युनमो मुस्कुराया, क्योंकि पापा ने अभी तक मम्मी को शादी के लिए प्रपोज ही नहीं किया है। जिस दिन मम्मी मान जाएंगी, उस दिन मैं तुम दोनों को सबसे पहले शादी का निमंत्रण दूंगा। दोनों बच्चियां खुशी से उछल पड़ीं। वाह, हम मम्मी पापा की शादी में जाएंगे। जू चियान पूरी तरह निरुत्तर रह गई। ऐसे भी समझाया जा सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसी समय पूरे फांगहाई शहर में एक सनसनीखेज खबर फैल गई। लिडू ब्यूटी स्किन का नया चमत्कारी उत्पाद, यौवन अमृत, सिर्फ एक बूंद और असर तुरंत। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। विज्ञापन का अंदाज बेहद घमंडी था, लेकिन उनके पास घमंड करने की पूरी ताकत भी थी। मुख्य निवेशक होने के कारण फैंग परिवार भी इस कार्यक्रम में पूरी तरह शामिल था। जो बड़े बड़े उद्योगपति पहले से लिडू ब्यूटी स्किन के उत्पादों का इस्तेमाल करते थे, उन्होंने भारी रकम खर्च करके अंदर की जानकारी हासिल की। जब उन्हें पता चला कि विज्ञापन बिल्कुल सच था, तो लिडू ब्यूटी स्किन के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर मानो विस्फोट हो गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी, कुल केवल 2000 बोतलें, और कीमत, एक बोतल इक्वल्स 1 लाख युआन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। छिन शुए ने पूछा, अध्यक्ष छिन, क्या फैंग परिवार सचमुच हमें 50 अरब युआन अनुसंधान के लिए देगा? छिनली मुस्कुराए, तुमने इस पुनर्यौवन जल का प्रभाव देखा है। सोचो, अगर इसकी पर्याप्त मात्रा बन जाए तो लिडू ब्यूटी स्किन का बाजार सिर्फ पूरे चीन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होगा। छिन शुए की आंखें चमक उठीं। तो हमारी कंपनी एक बहुराष्ट्रीय समूह बन जाएगी। छिनली ने सिर हिलाया, सब कुछ कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निर्भर है। जिन लोगों को बुलाने के लिए मैंने कहा था, क्या उन्हें निमंत्रण भेज दिया? जी, क्योटो के लगभग आधे बड़े परिवारों की प्रभावशाली महिलाएं आएंगी। बहुत अच्छा, छिनली मुस्कुराए, जब वे इस उत्पाद की तारीफ करेंगी, तब फैंग परिवार इस सुनहरे अवसर को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ पाएगा। हालांकि लान के ने पहले ही भरोसा दिलाया था कि फैंग परिवार अवश्य निवेश करेगा। फिर भी छिनली ने सुरक्षा के लिए एक और योजना तैयार कर ली थी। यही उसकी सफल व्यवसाय होने की असली वजह थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जिक्सिंग किंडरगार्टन। लान के द्वारा भेजा गया संदेश पढ़ते ही युनमो के होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आए। अब असली नाटक शुरू होने वाला है। युन परिवार, फैंग परिवार, तुम लोगों ने मेरी माँ का जो कर्ज चुकाना बाकी रखा है, मैं तुम ही से अपने हाथों से वसूल करूंगा। अध्याय 83। फांगहाई शहर में हलचल। बालवाड़ी किंडरगार्टन की छुट्टी अपेक्षाकृत जल्दी हो जाती थी।
शाम के 4 बजे के बाद भी जो बच्चे खेलना चाहते थे शिक्षक उनके साथ रुकते थे। आखिर अधिकांश नौकरी पेशा लोग 6 या 7 बजे तक ही काम से लौटते थे। युनमो छुट्टी होने तक किंडरगार्टन में रुका रहा। फिर उसने जू छियान से विदा ली और दोनों छोटी बच्चियों को लेकर एलिगेंट स्टूडियो लौट आया। घर पहुंचकर उसने रसोई का फ्रिज खोला। अंदर झांकते ही वह बेबस होकर आह भरने लगा। प्रोफेसर ओयांग दोनों बच्चियों को चीनी अक्षर पढ़ा रहे थे। इसी बीच युनमो चुपके से यानफू पर्वत निवास में खाना ढूंढने निकल गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अरे लड़के, क्या तुम्हारी दुनिया का सारा खाना खत्म हो गया है? हर रात खाने के समय मेरे यहाँ आ जाते हो। क्या मेरी झोपड़ी को फ्रिज बना रखा है? ताओथिए ने झुंझलाकर कहा। युनमो ने मुस्कराकर पूछा, तुम्हें फ्रिज क्या होता है ये भी पता है? ताओथिए ने आलस से जवाब दिया, जब से मैंने यानफू लोक की धातु तत्व शक्ति को अपने अंदर समाहित किया है तब से दिव्य चेतना से तुम्हारी दुनिया की सभ्यता की सारी जानकारी पढ़ ली है। युनमो थोड़ा चौंका, क्या अब तुम्हारी दिव्य चेतना यानफू पर्वत से बाहर भी जा सकती है? नहीं। स्विश। झोपड़ी की खिड़की से एक मोबाइल फोन उड़ता हुआ बाहर आया। फोन का चिप पूरी तरह जल चुका था और अब वह चालू भी नहीं हो सकता था। युनमो का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। सिर्फ एक पल में इस बूढ़ी लालची ने उसका मोबाइल चुरा लिया था। ताओथिए ने जल्दी से दूसरा फोन बाहर फेंक दिया। इतना गुस्सा मत हो, ये तुम्हारे लिए नया है। युनमो ने फोन उठाया। ये बिल्कुल उसके पुराने फोन जैसा दिखता था, लेकिन पूरा फोन पारदर्शी था। आइरिस अनलॉक, पूरा शरीर आध्यात्मिक पत्थरों से बना, सिग्नल दिव्य चेतना से, चीन के तीनों नेटवर्क अपने आप पकड़ सकता है। युनमो आश्चर्य से बोला, ये तकनीक तो उस टेक्नोलॉजी ग्रह से भी कहीं आगे है। लेकिन अगले ही पल उसे कुछ समझ आया। बूढ़ी चुड़ैल, क्या तुमने फिर मेरी आध्यात्मिक शिला खनन वाली नस खोद डाली? ताओथिए ने नाक सिकोड़ ली। इतनी कंजूसी मत किया करो। कुछ आध्यात्मिक पत्थरों के लिए मुझे खाने दौड़ पड़ते हो। तुम्हारे छोटे खजाने में तो ऐसी न जाने कितनी आध्यात्मिक नसें हैं। युनमो बड़बड़ाया, वो बात अलग है। ताओथिए ने लंबी सांस ली। और तुम्हारी तथाकथित टेक्नोलॉजी भी मेरे पिछले मालिक के युग की तकनीक के सामने कुछ नहीं है। युनमो मुस्कुराया, एक सौदा करना चाहोगी? ताओथिए तुरंत बोली, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हारी वर्तमान दुनिया अभी ऐसी तकनीक संभाल ही नहीं सकती। पहले 5 तत्वों की मूल शक्तियां इकट्ठी करो। युनमो चुपके से नया फोन जेब में रखकर झोपड़ी में खाने की तलाश करने लगा। अरे, वो कल लगाए हुए खरबूजे हैं। वो बर्फीले फल हैं, गर्मी दूर करने के लिए रखे हैं। बदबूदार लड़के, वो भी मत ले। ताओथिए की जिंदगी में खाने के अलावा शायद कोई दूसरा शौक था ही नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एलिगेंट स्टूडियो लौटने के बाद युनमो ने हाथ में पकड़े बर्फीले फलों को देखा। बुरा नहीं, इनसे अपने दोनों छोटे खजानों के लिए बढ़िया आइसक्रीम बना सकता हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हॉल के अध्ययन कक्ष में ओयांग छियान हर दिन दोनों बच्चियों की प्रतिभा देखकर हैरान रह जाती थीं। उनका दिमाग किसी फोटोकॉपी मशीन जैसा था। जो भी पढ़ाया जाता वह तुरंत याद हो जाता। एक सप्ताह भी नहीं बीता था और दोनों बच्चियां जड़ी बूटियों की पूरी किताब के लगभग सभी अक्षर पहचानने लगी थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अरे वाह, दोनों इतनी मेहनत से पढ़ रही हैं। एहे न जाने कहाँ से निकलकर उनके पास आ गई। नमस्ते दीदी, दोनों बच्चियों ने एक साथ कहा। अच्छी बच्चियां, नमस्ते दादी ओयांग। एहे ने विनम्रता से प्रणाम किया। ओयांग छियान ने उसके हाथ पर बंधी पट्टी देखकर पूछा, ये क्या हुआ? पट्टी के नीचे से हल्का सा खून रिस रहा था। एहे ने नाराज होकर कहा, पूछिए मत। आज दोपहर एक पागल आदमी कंपनी में घुस आया। उसने तोड़फोड़ की, सामान लूटा और वहीं बैठकर खाने लगा। कई कर्मचारी घायल हो गए। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। असलियत ये थी कि वह घबराकर सीढ़ियों से भागते समय दीवार से निकली कील में हाथ छिलवा बैठी थी। लेकिन 2 बच्चों के सामने इतनी शर्मनाक बात कैसे बताती? पुलिस को बुलाया था, ओयांग छियान ने पूछा। अरे, हमारी फांगहाई जैसी जगह में 3 मिनट भी नहीं लगे और सशस्त्र पुलिस उसे पकड़कर ले गई। ओयांग छियान ने बाहर देखते हुए कहा, हाल में फांगहाई सचमुच काफ़ी अशांत हो गया है। एहे ने सिर हिलाया। हाँ, सुना है दक्षिणी समुद्र में कोरिया और जापान के बीच संघर्ष चल रहा है। नानहाई शहर हमारे फांगहाई के समुद्री क्षेत्र से लगा हुआ है, इसलिए सुरक्षा भी कई गुना बढ़ा दी गई है। फिर वह मुस्कराए। वैसे कुछ दिन मुझे ऑफिस नहीं जाना। कंपनी की मरम्मत चल रही है। अब मैं दोनों नन्हियों के साथ बैठकर पढ़ूंगी। ये कहकर उसने शीशी और शिनशिन के गोल मटोल गाल हल्के से दबा दिए। उनके प्यारे चेहरे देखकर किसी का भी मन उन्हें प्यार करने का हो जाता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फांगहाई अपराध जांच विभाग। 4 महिलाएं एक साथ बैठ जाएं तो बातें कभी खत्म नहीं होती। दुनिया की राजनीति छोड़कर बाकी हर विषय, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन, त्वचा की देखभाल, सब पर लगातार चर्चा चलती रही। सिर्फ यांग लियू को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
तुम जा रही हो? सू यंग ने कुछ उदासी से पूछा। इतनी गंभीर चोट लगी थी, कुछ दिन अस्पताल में नहीं रहोगी। यांग लियू ने अपने सीने की ओर देखा। घाव पूरी तरह भर चुका था, एक भी निशान नहीं बचा था। उसने शांत स्वर में कहा, फैंग परिवार अभी सबसे कमजोर स्थिति में है, बदला लेने का यही सबसे अच्छा समय है। मैं अस्पताल में समय क्यों बर्बाद करूं? सू यंग ने सिर हिलाया। अफसोस, आज सुबह खबर मिली है कि फैंग जियांग वापस हांगकांग द्वीप लौट चुका है। यांग लियू बेबस होकर फिर बिस्तर पर बैठ गई। उसने तकिए पर जोर से मुक्का मारा। बेचारा तकिया, उसका क्या कसूर था? तो अब मैं क्या करूं? यांग लियू ने दांत भींचते हुए कहा, कल रात मैं लगभग सफल हो गई थी। किसे पता था कि उस बूढ़े कुत्ते फैंग के पास ऐसा रक्षक आध्यात्मिक खजाना होगा। उसके साथ कोई शक्तिशाली साधक भी है। हांगकांग में उसे मारना लगभग असंभव है। सू यंग ने लान के की ओर देखा। यांग लियू की कहानी सुनने के बाद कोई भी नहीं चाहता था कि फैंग जियांग जैसा व्यक्ति इस दुनिया में जिंदा रहे। लान के समझ गई कि सू यंग क्या सोच रही है। उसने तुरंत गंभीर नज़रों से उसे चेतावनी दी। फिर यांग लियू से बोली, अगर तुम कुछ दिन और इंतज़ार कर सको तो शायद हालात बदल जाएं। यांग लियू ने सिर हिलाया। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे अब चलना होगा। कहाँ? सू यंग और सू यान ने एक साथ पूछा। यांग लियू ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, रेड मैंशन, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह, एलिगेंट स्टूडियो। लान के ठीक रात के खाने के समय वापस पहुंची। अब वह युनमो के हाथ का बना कोई भी व्यंजन छोड़ना नहीं चाहती थी। युनमो एक बड़ी प्लेट लेकर बाहर आया। उसमें बर्फीले फलों से बनी सुंदर आइसक्रीम सजी हुई थी। वाह, कितनी सुंदर! आइसक्रीम बर्फ की तरह सफ़ेद और पारदर्शी थी। उसकी सतह पर मुलायम रेशेदार परत जमी हुई थी। उससे हल्की सी मनमोहक सुगंध निकल रही थी जो मुश्किल से महसूस होती थी। अध्याय 84। 3 दिशाओं से आए अतिथियों का स्वागत। एहे ठीक खाने के समय पहुंची, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे भी आइसक्रीम का एक हिस्सा मिला। लेकिन स्वादिष्ट भोजन की तुलना में उसे युनमो के 4 सदस्यीय परिवार का सौहार्दपूर्ण और स्नेह से भरा वातावरण अधिक ईर्ष्या योग्य लगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रात हो गई। नई चीज़ों के प्रति दोनों बच्चियों का उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। अब जबकि वे पहले से कहीं अधिक शब्द पहचानने लगी थीं, वे लगातार किताबें पढ़ती रहतीं। हर नया शब्द सीखने पर उन्हें उपलब्धि का एहसास होता था। उसी दिन उयांग छियान भी जल्दी घर लौट गईं। उन्होंने औपचारिक रूप से युनमो से कुछ दिनों की छुट्टी मांगी, क्योंकि उनका पोता उसी रात घर लौटने वाला था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लान के कुर्सी पर बैठी झूला झूलते हुए बोली, मुझे यहाँ की शामें सबसे ज़्यादा पसंद हैं। शायद पूरे फांगहाई में इससे शांत जगह कोई नहीं है। युनमो मुस्कुराया, लोगों की इच्छाएं बहुत प्रबल होती हैं। दुकान खुलने से पहले की इस 1 घंटे की शांति का आनंद सभी मेहमान लेना चाहते हैं, इसलिए वे जल्दी आ जाते हैं। सच, लान के ने कहा, मैं तो समझती थी कि लोगों की रातें सिर्फ बार और नाइट क्लबों में बीतती हैं। दोनों ही सही हैं। युनमो हंस पड़ा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसी समय शीशी और शिन किताबें हाथ में लिए दौड़ती हुई आईं। पापा पापा, वे अंकल आंटी वहाँ चुपचाप क्यों बैठे हैं? न कुछ पढ़ रहे हैं, न कुछ खा रहे हैं। वे, लान के ने अंदर नजर डाली। अगले ही क्षण उसका चेहरा बदल गया। युनमो, वे लोग। जब से युनमो ने उसके पवित्र शरीर सेंट बॉडी की शक्ति का एक हिस्सा जागृत किया था, तब से वह सामान्य लोगों की नज़र से छिपी चीज़ें भी देख सकती थी। युनमो ने शांत स्वर में कहा, वे सब पीली झरने की राह हुआंगछुआन मार्ग के यात्री हैं। शायद यात्रा से थक गए हैं, इसलिए यहाँ थोड़ी देर विश्राम करने आए हैं। उसने जो आत्मा संग्रह गठन स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन बनाया था, वह इन आत्माओं की इन ऊर्जा और शक्ति पुनः प्राप्त करने में बहुत सहायक था। लान के ने आश्चर्य से पूछा, नहीं, पहले भी 1-2 आत्माएं आती थीं, लेकिन आज इतनी सारी क्यों हैं? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शी बोली, आज बहन है और दादी ओयांग कह रही थी कि शिन ने बात पूरी की। उद्धरण चिन्ह ... कोरिया और जापान के बीच लड़ाई चल रही है। लान के ने सिर हिलाया, लेकिन ये सभी तो चीनी लग रहे हैं। युनमो भी सोच में पड़ गया। इतनी सारी वीर आत्माएं अचानक एक साथ वापस क्यों लौट आईं? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसने दोनों बच्चियों से कहा, शी शिन, जाओ, सब मेहमानों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। इनमें से कोई सैनिक था, कोई नाज, कोई साधारण नागरिक, लेकिन वे सभी चीन के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर थे। उनका सम्मानपूर्वक स्वागत होना ही चाहिए। जी पापा, दोनों बच्चियां तुरंत भाग गईं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मैं भी मदद करती हूँ। लान के भी उठ गई, लेकिन वह कॉफ़ी पीसने लगी। युनमो ने अजीब नज़रों से पूछा, ये क्या कर रही हो? लान के ने मासूमियत से कहा, मैं उन्हें कॉफ़ी पिलाऊंगी, मुझे ये कॉफ़ी बहुत पसंद है। अगर आज नहीं पी तो कल तुम वैसे भी फेंक दोगे। युनमो कभी भी अगले दिन का खाना नहीं रखता था।
चाहे वह आध्यात्मिक सामग्री से ही क्यों न बना हो। उस क्षण युनमो को ऐसा लगा जैसे उसके सिर के ऊपर 3 कोए एक साथ कांव कांव करने लगे हों। शायद यही उसकी बेबसी व्यक्त करने का सबसे सही तरीका था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह, उसने धीरे से कहा। पहले हमारी बेटियों को तो देख लो। हमारी बेटियां। ये सुनते ही लानकेके का चेहरा लाल हो गया। फिर उसने उधर देखा और भी ज्यादा शर्म से लाल पड़ गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह, उसे याद आया, वे तो आत्माएं हैं। उसने देखा कि शीशी और शिनशिन एक डिब्बे से लाल मोमबत्तियां और मोमबत्ती दान निकाल रही थीं। दोनों ने काम बांट लिया। हर मेज पर एक आत्मा के सामने पहले शीशी मोमबत्ती दान रखती, फिर शिनशिन उसमें लाल मोमबत्ती लगाती और अंत में शीशी तीली जलाकर उसे प्रज्वलित कर देती। शुरुआत में उन आत्माओं की आंखें खाली थीं, मानो वे कुछ देख ही नहीं सकती थीं, लेकिन जैसे ही लाल मोमबत्ती जली, उन्होंने गहरी सांस ली, मानो किसी अद्भुत सुगंध को महसूस कर रहे हों। शिनशिन विनम्रता से बोली, अंकल, आराम से खाए। आत्मा ने संतोष से आंखें बंद कीं, फिर मुस्कुराकर दोनों बच्चियों को धन्यवाद दिया। हालांकि वह मुस्कान सामान्य लोगों के लिए काफी डरावनी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह, युनमो के सिर के ऊपर काल्पनिक कौं की आवाज और तेज हो गई। ये दोनों नन्हे पूर्वज जो लाल मोमबत्तियां जला रहे थे, वे साधारण मोमबत्तियां नहीं थीं, वे आध्यात्मिक वसा से बनी लाल मोमबत्तियां थीं। युनमो ने उन्हें सिर्फ इसलिए बनाया था कि कभी रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर जैसा माहौल बनाया जा सके। असल में लाल और सफ़ेद मोमबत्तियों की सामग्री बिल्कुल एक जैसी थी, बस लाल वाली में थोड़ा रंग मिला दिया गया था। लेकिन इस समय जो वातावरण बन रहा था वह बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं लग रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह, फिर भी युनमो ने दोनों बच्चियों को नहीं रोका, क्योंकि जब वे लियू श्योचिंग की कब्र पर गए थे तब उसने उन्हें सिखाया था, आत्माओं को जो वस्तुएं देनी हो उन्हें जलाकर ही भेजा जाता है। और अगरबत्ती तथा मोमबत्तियां भूतों का सबसे प्रिय भोजन होती हैं, लाल हो या सफ़ेद, आखिर मोमबत्ती तो मोमबत्ती ही है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेकिन कुछ देर बाद युनमो को अपनी यही सोच गलत लगने लगी। आज एलिगेंट स्टूडियो में कुल 32 आत्माएं थीं, लगभग हर मेज़ पर एक। कुछ ही देर में पूरे स्टूडियो की हर मेज़ पर लाल मोमबत्तियां जल उठीं। जब लानकेके वापस युनमो के पास आए तो शानदार सजावट और लाल मोमबत्तियों से सजा पूरा एलिगेंट स्टूडियो किसी भव्य विवाह समारोह जैसा दिखाई देने लगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह, लानकेके हंसते हुए बोली, कितना सुंदर लग रहा है। युनमो ने बेबसी से सिर हिलाया, हाँ, बहुत सुंदर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दोनों बच्चियां दौड़ती हुई वापस आईं। पापा, पापा, सब लोग बहुत खुशी से खा रहे हैं। युनमो ने मुस्कराकर कहा। शी, शिनशिन, इधर आओ। शिनशिन हंसते हुए बोली, क्या हुआ पापा? उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अभी उसे सजा मिलने वाली है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह, युनमो ने पूछा। तीसरी अलमारी में जो चीनी शब्दकोश रखा है, देखा था? हाँ, दोनों ने सिर हिलाया। वह शब्दकोश उसने जानबूझकर वहीं रखा था ताकि दोनों बच्चियां नए अक्षर सीख सकें। युनमो मुस्कुराया। आज सोने से पहले उसकी पहली 10 पन्ने कॉपी करोगी क्या? शिनशिन का चेहरा उतर गया। पापा, शब्दकोश क्यों लिखना है? युनमो गंभीरता से बोला। ज्यादा पढ़ाई करना हमेशा अच्छा होता है, पापा तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। चलो जी। दोनों उदास चेहरे लेकर पढ़ाई की मेज की ओर चल पड़ीं। चलते चलते युनमो की शिकायत भरी आवाज फिर सुनाई दी, अगली बार आत्माओं को खाना खिलाना हो तो लाल नहीं, सफ़ेद मोमबत्तियां जलाना। दोनों बच्चियां एक दूसरे को देखकर मुस्करा दीं। अब जाकर उन्हें समझ आया कि उनसे कहाँ गलती हुई थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह, लानकेके हंसी रोक नहीं सकी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी परवरिश में ये दोनों भी सज़ा खाएंगी। युनमो ने उसकी ओर देखा। और तुम्हें क्या सज़ा दूँ? मुझे? लानकेके हैरान रह गई। मैंने क्या किया? युनमो ने एडपीसी कॉफ़ी की ओर इशारा किया। ये? लानकेके झेप गई। मुझे सच में नहीं पता था, तुमने कभी बताया ही नहीं। युनमो मुस्कुराया। तो फिर 6 लोगों के विश्वकोश का भूतलोक अध्याय नकल करके लिखना कैसा रहेगा? लानकेके ने दोनों हाथ पीछे बांध लिए। मैं नहीं लिखूंगी। युनमो धीरे धीरे उसकी ओर झुकने लगा। दोनों के चेहरे लगातार करीब आने लगे। लानकेके शर्म से लाल हो गई। इस बार उसने पीछे हटने की कोशिश भी नहीं की। उसे बस इतना लग रहा था कि माहौल कुछ अलग सा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। धड़ाम, अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी। सारा वातावरण एक पल में टूट गया। एलिगेंट स्टूडियो के बाहर डिवाइन वॉइड अब भी पूरे दिन की तरह दुकान के साइन बोर्ड को घूर रहा था। राह चलते लगभग हर व्यक्ति उसकी तस्वीर लेना चाहता था, लेकिन चाहे जितनी कोशिश की जाए, कोई भी उसके असली रूप की तस्वीर नहीं ले पा रहा था। और जिसने अभी यह आवाज़ पैदा की थी वह डिवाइन वॉइड नहीं था, बल्कि अध्याय 85 शरणार्थी आर्यन। कहीं कोई हमें ठगने तो नहीं आया?
लानके ने दरवाजे की ओर देखते हुए पूछा। शायद कोई राहगीर है और उसके साथ एक बच्चा भी है। दोनों बाहर निकल आए। एलिगेंट स्टूडियो के दरवाजे पर एक महिला, जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था, बेहोश होकर गिर पड़ी थी। उसके कपड़े पूरी तरह फटे पुराने और धूल मिट्टी से सने हुए थे। पैरों में चप्पल तक नहीं थी और बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। बच्चे की सांसें भी बहुत धीमी चल रही थीं। ये क्या है? आज के ज़माने में भी शरणार्थ थी, लानके ने आश्चर्य से कहा। आसपास कुछ लोग जमा होकर महिला की ओर इशारा करते हुए बातें कर रहे थे। आर्यन आगे बढ़ा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बच्चे को उठाया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति की एक पतली धारा उसके शरीर में प्रवाहित कर दी। वाह वाह! अगले ही क्षण बच्चा जोर जोर से रोने लगा। लगता है अभी 1 महीने का ही है, लानके ने बच्चे को अपनी गोद में लेते हुए कहा। उसके भीतर का मातृत्व स्वतः जाग उठा। कपड़ों से तो लगता है कि ये लोग दक्षिणी क्षेत्र से आए हैं। उधर फांगहाई शहर की सबसे रहस्यमयी संस्था रेड मैंशन, स्वर्ग कक्ष संख्या 3, नीली रेशमी काली स्टॉकिंग पहने लंबी और आकर्षक टांगें, जिन्हें स्वर्गीय मंडप की नीलामी में देखा गया था, इस समय एक सफ़ेद वस्त्रधारी युवक की शरारतों का शिकार बनी हुई थीं। यांग लियू, जिसका वास्तविक नाम लियू यही था, शी युनशी की गोद में सिर रखे बैठी थी। दीदी, मैं झूठ नहीं बोल रही। बस एक गोली खाने के बाद मेरी सारी चोटें 1 घंटे के भीतर पूरी तरह ठीक हो गईं। शी युनशी मुस्कराए। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर तो कहीं से भी घायल नहीं लगती। यांग लियू ने सिर हिलाया। सच में? शी युनशी ने गहरी सांस ली। इस बारे में अब ज्यादा मत सोचो। मैंने पहले भी कहा था कि फैंग परिवार से बदला लेने की कोशिश मत करो। उनका छिपा हुआ सामर्थ्य तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक है, और यह भी निश्चित नहीं कि यांग परिवार के विनाश का असली दोषी केवल फैंग जियांग ही था। लेकिन मैं ये बदला नहीं भूल सकती, यांग लियू ने दृढ़ स्वर में कहा। दीदी, आखिरी बार मेरी मदद कर दीजिए। शी युनशी ने असहाय होकर सिर हिला दिया। इस बार सचमुच मेरी शक्ति सीमित है। रेड मैंशन में मेरे अधिकार इतने नहीं कि 5वें दिव्य संयोजन स्तर से ऊपर के योद्धाओं को तुम्हारे लिए भेज सकूं। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, कुछ समय तक दक्षिण की ओर मत जाना। वहां युद्ध चल रहा है। कोरिया से बहुत से शरणार्थी आ रहे हैं। यद्यपि हमारे देश पर कोई हमला करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन युद्ध में भटकी हुई गोली किसी को पहचान कर नहीं लगती। मैं समझ गई। यांग लियू ने सिर हिला दिया। कुछ दिन मैं फांगहाई में ही रहूंगी। शी युनशी मुस्कराए। इतनी आज्ञाकारी कब से हो गई? यांग लियू केवल झेंपकर हंस दी। अब भी मौन सम्राट मंडप में शामिल होने की योजना बना रही हो? यांग लियू का चेहरा लाल पड़ गया। दीदी, आपको सब पता चल जाता है। शी युनशी ने उसकी पेशानी पर हल्की सी चपत लगाई। तुम अभी भी बच्ची हो। मार्शल आर्ट की दुनिया तुम्हारी सोच जितनी सरल नहीं है। मौन सम्राट मंडप रातों रात प्रसिद्ध हुआ है। उसका मंडप स्वामी अत्यंत रहस्यमयी और असीम शक्ति वाला है। लियू परिवार की घटना के बाद फैंग परिवार ने भी उनसे टकराने की कोशिश की थी। क्या? यांग लियू उछलकर बैठ गई। फैंग परिवार ने सचमुच उनसे लड़ाई की? सीधी लड़ाई नहीं, शियांगजिया पर्वत पर उनका सामना हुआ था। मौन सम्राट मंडप के स्वामी मोदी ने स्वयं फैंग परिवार के महावृत का एक हाथ काट दिया था, और उसके बाद फैंग परिवार ने दोबारा कभी उनके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। यांग लियू की आंखें श्रद्धा से चमक उठीं। कमाल है, वाकई कमाल है। मैं तो हर हाल में मौन सम्राट मंडप में शामिल होकर रहूंगी। उसने मुट्ठी भींच ली। शी युनशी मुस्कराए। एक बार किसी संप्रदाय में शामिल हो जाओ तो जीवन भर उसी के रहना पड़ता है। इसीलिए मैं भी तुम्हें रेड मैंशन में शामिल नहीं होने देती। यांग लियू ने गंभीर स्वर में कहा। मैंने निर्णय ले लिया है। यदि मौन सम्राट मंडप मुझे इतना शक्तिशाली बना सकता है कि मैं अपने हाथों से फैंग जियांग को मार सकूं, तो मैं उसके लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हूं। शी युनशी हंस पड़ी। मेरी प्यारी येई, तुम्हारे मौन सम्राट मंडप में शक्ति के बल पर प्रवेश करने की संभावना कम है, लेकिन अपनी सुंदरता से उसके मंडप स्वामी का दिल जीतने की संभावना कहीं ज्यादा है। दीदी, यांग लियू शर्म से लाल हो गई। मेरा मजाक मत उड़ाए। पूरे फांगहाई में आपकी सुंदरता की चर्चा होती है। आपको देखकर कौन सा पुरुष मोहित नहीं होगा? शी युनशी मुस्कराते हुए बोली। तुम सचमुच बुरी आत्मा वाली बच्ची हो। फिर उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। एक बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए। क्या बात है? यांग लियू ने पूछा। 17 वर्ष पहले जिस बुद्ध प्रतिमा के कारण लियू परिवार का संहार हुआ था, वह दक्षिणी समुद्र में फिर से दिखाई दी है। यांग लियू का चेहरा ज्यादा नहीं बदला। उसे इस बात में विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन अगले ही पल शी युनशी ने कहा, और तुम्हारी माँ अभी भी जीवित है? क्या? यांग लियू एकदम खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। दीदी, क्या आप सच कह रही हैं? मेरी माँ जिंदा है। शी युनशी ने धीरे से सिर हिलाया। सूचना पूरी तरह निश्चित नहीं है, लेकिन 1 वर्ष पहले किसी ने तुम्हारी माँ को हांगकांग द्वीप के एक मंदिर में देखा था। माँ, वह अभी भी वहीं है। यांग लियू बुदबुदाए।
शी युनशी बोली, लेकिन एक बहुत शक्तिशाली संगठन उसकी रक्षा कर रहा है। मेरे लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, यदि दक्षिणी समुद्र में बुद्ध प्रतिमा प्रकट होने की खबर तुम्हारी मां तक पहुंची, तो मुझे विश्वास है कि वह स्वयं वहां अवश्य आएगी। यांग लियू ने भावुक होकर शी युनशी को गले लगा लिया। दीदी, वह रो पड़ी। शी युनशी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, लेकिन हमें आधा महीना इंतजार करना होगा। क्या, इतना लंबा? यांग लियू बेचैन हो उठी। फिलहाल दक्षिणी समुद्र का क्षेत्र बंद है। मेरी जानकारी के अनुसार आधे महीने बाद ही उसे दोबारा खोला जाएगा। यांग लियू चुप हो गई। चिंता मत करो, इन 2 हफ्तों में अच्छी तरह अभ्यास करो। अब यह मामला 3 देशों के हितों से जुड़ चुका है। मैं तुम्हारी मां की खबर पर लगातार नजर रखूंगी। यांग लियू की आंखों में कृतज्ञता भर आई। दीदी, अब धन्यवाद मत कहना। अध्याय 86। वू जियू पर्वत का संगठन। एलिगेंट स्टूडियो। लानके के बड़े प्यार से छोटे बच्चे को बोतल से दूध पिला रही थी। दोनों नन्ही बच्चियां एक ओर बैठी उसे ध्यान से देख रही थीं। वे बड़े मन लगाकर लानके से अपनी शैशव अवस्था की बातें सुन रही थीं, हालांकि उन कहानियों में उनकी शरारतों का जिक्र इतना था कि सुनकर वे खुद ही शर्मिंदा हो जाती थीं। उधर आर्यन ने उस बेहोश महिला को उठाकर एक ऐसी मेज के पास बैठा दिया जहां कोई मेहमान नहीं था। क्या वह ठीक हो जाएगी? लानके ने पूछा। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, भूख और रक्त में शर्करा की कमी के कारण बेहोश हुई है। पोषक घोल और एक बोतल ग्लूकोज मिल जाए तो ठीक हो जाएगी। मैं अभी सू यंग को फ़ोन करती हूँ। लानके ने तुरंत मोबाइल निकाल लिया। ऐसे समय में उस लड़की को भी कुछ असली काम करना चाहिए। आर्यन ने सहजता से माँ और बच्चे के चारों ओर एक आध्यात्मिक अवरोध बना दिया। यदि ऐसा न करता तो स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन के दबाव में दोनों आधे घंटे भी जीवित नहीं रह पाते। मैंने दूसरी मंजिल पर इनके लिए एक कमरा तैयार कर दिया है। थक जाएं तो वहीं आराम कर सकते हैं, आर्यन ने कहा। उसी समय शिनशिन ने होंठ फुलाते हुए पूछा, पापा, क्या आप फिर शरारत करने जा रहे हैं? आर्यन का चेहरा काला पड़ गया। तुम्हें ये किसने सिखाया? यांग दोओ ने। उसने कहा कि उसके पापा अक्सर उसकी मम्मी से कहते हैं कि अकेले सो जाओ, फिर खुद बाहर घूमने चले जाते हैं और बाद में पकड़े जाते हैं। शिनशिन ने मासूमियत से कहा। शिनशिन। आर्यन के चेहरे पर फिर वही शैतानी मुस्कान दिखाई दी। पापा, मैंने अभी कुछ नहीं कहा। शिनशिन तुरंत शीशी के पीछे छिप गई। आज के बाद उस लड़के के साथ ज्यादा मत खेलना। जी पापा। शिनशिन ने धीरे से सिर हिलाया और मन ही मन बुदबुदाए। वैसे भी मैं खुद उससे खेलने नहीं जाती। लानके ने मुस्कुराकर पूछा, तो अब कहाँ जा रहे हो? घर का फ्रिज खाली हो गया है, कुछ सब्जियां उगाने जा रहा हूँ। अब तक लानके आर्यन की बातों की पूरी तरह आदी हो चुकी थी। उसके लिए आर्यन के साथ कुछ भी असंभव नहीं था। ठीक है, जल्दी वापस आना। जरूर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वू जियू पर्वत। सुपरिवार के कारण अब पूरा वू जियू पर्वत आर्यन की निजी संपत्ति जैसा बन चुका था। यहाँ पर्यटकों का प्रवेश पूरी तरह बंद था। पर्वत की चोटी पर खड़े होकर आर्यन दूर दूर तक फैली धरती को देख रहा था। हर बार तातिए से खाना चुराना ठीक नहीं था, आखिर उसे भी खाना होता है। और सबसे बड़ी बात, उस बूढ़े राक्षस का स्वाद बहुत अजीब था। कल रात की आइसक्रीम ने दोनों बच्चियों के दांत तक जमा दिए थे। क्षण भर में आर्यन यानफू पर्वत निवास के भीतर पहुंच गया। दिव्य संयोजन स्तर के बाद साधकों को भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए वहां खाने योग्य बीज लगभग नहीं थे। चारों ओर केवल 10,000, 1 लाख और 10 लाख वर्ष पुराने आध्यात्मिक औषधीय पौधे ही थे। लेकिन हर औषधि में कुछ न कुछ विष अवश्य होता है। आर्यन अपनी बेटियों को वे चीजें नहीं खिला सकता था। उदाहरण के लिए 1 लाख वर्ष पुराना लाल दानव कमल। उसका अग्नि विष अकेले पूरे फांगहाई शहर का सफाया कर सकता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जर्ज झोपड़ी के सामने पहुंचकर आर्यन ने हल्की सी खांसी की। आज रात आखिरी बार आया हूं, अब तुम्हारा उगाया खाना नहीं चुराऊंगा। अंदर पूरी तरह सन्नाटा था। जैसे ही इस दुनिया में अपना प्रभाव स्थापित कर लूंगा, 5 तत्वों की मूल शक्तियां जल्दी मिल जाएंगी। फिर भी कोई उत्तर नहीं। चिंता मत करो, पृथ्वी में आध्यात्मिक ऊर्जा कम है, लेकिन मैं दूसरे लोकों में जा सकता हूँ। जब मेरी शक्ति वापस आ जाएगी और मैं महाविपत्ति पार कर लूंगा, तब कुछ विशाल टेलीपोर्टेशन सरणियां बनाऊंगा। कुछ आध्यात्मिक संसारों से ऊर्जा लेकर अपनी शक्ति पूरी तरह पुनः प्राप्त कर लूंगा। फिर भी झोपड़ी शांत रही। आखिर हम पुराने दोस्त हैं, एक दूसरे का ख्याल तो रखना चाहिए। अचानक भीतर से गुस्से भरी आवाज आए, जो कहना है साफ साफ कह। तातिए अभी भी नाराज था क्योंकि आर्यन रात का उसका खाना उठा ले गया था। आर्यन मुस्कुराया, अपने भंडारण अंगूठी से कुछ खाने वाले बीज दे दो, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। तातिए बोला। आर्यन ने तुरंत बात बदली। खांसी, मेरी बेटियों के लिए कुछ स्वादिष्ट उगाना है, थोड़े बीज दे दो। स्विश। इस बार तातिए ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही क्षण विशाल विशाल बोरियां आकाश से गिरने लगीं। ये क्या? आर्यन तुरंत किनारे हट गया।
ये बूढ़ा सचमुच बहुत बदला रखता है। धड़ाम 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 बोरियों के गिरने से पूरी जमीन हिल गई। आर्यन ने एक एक बोरी खोलकर देखी। तातिए सचमुच अपने नाम के योग्य था। स्वर्ण मोटा गेहूं, रेशम की चावल, स्वर्ण रजत फूलगोभी, परिफल, बैंगनी बेल बैंगन, लंबी सींग फलियां और न जाने कितने सामान्य लेकिन आध्यात्मिक खाद्य पदार्थ। आर्यन ने संतोष से सिर हिलाया और सारे बीज अपने छोटे खजाने में रख लिए। स्वर्ण मोटा गेहूं साधारण गेहूं से कई गुना अधिक पौष्टिक था। रेशम की चावल पकने पर बिल्कुल चांदी जैसा दिखाई देता था। जिसने पहले कभी न देखा हो वह उसे देखकर पारे वाला चावल समझ बैठता। बाकी भी दिखने में सामान्य सब्जियां थीं, लेकिन उनमें प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा भरी हुई थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आर्यन वापस वुजियू पर्वत की चोटी पर आ गया। उसके हाथ में शियांगजिया पर्वत से प्राप्त आध्यात्मिक नेत्र था। छोटा सा नेत्र जीवित प्राणी की तरह लगातार इधर उधर घूम रहा था। अब से यही तुम्हारा घर है। आर्यन ने उसे सीधे पर्वत पर फेंक दिया। जमीन से टकराते ही वह घने सफ़ेद कुहासे में बदल गया और पूरे पर्वत पर फैल गया। उठो! आर्यन ने पर्वत की आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय किया। पूरा पर्वत कांप उठा। अदृश्य कुदालें तेजी से चलने लगीं। कुछ ही क्षणों में पूरी पहाड़ी सीढ़ीदार खेतों में बदल गई। परत दर परत, मानो आकाश तक जाती हुई एक विशाल सर्पिल सीढ़ी हो। आर्यन ने संतोष से सिर हिलाया। उसे अपने काम पर हमेशा पूरा विश्वास रहता था। आकाश में खड़े होकर उसने हाथ लहराया। असंख्य बीज स्वर्ग की अप्सरा द्वारा फूल बिखेरने की तरह चारों ओर फैल गए। इसके बाद उसने स्वर्गीय मंडप से प्राप्त हरी कैल्सेडोनी निकाली। चांदी के गठन पत्थर 8 त्रिग्रामों की स्थिति में पूरे पर्वत पर स्थापित कर दिए गए। हरी कैल्सेडोनी भी लाल कैल्सेडोनी की तरह इस गठन का मुख्य केंद्र बन गई। लेकिन एलिगेंट स्टूडियो में लगाया गया गठन आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र करने वाला गठन था। जबकि यहाँ स्थापित हुआ आध्यात्मिक पोषण गठन, ये गठन समस्त जीवों को आध्यात्मिक ऊर्जा से पोषित करता था। सभी वस्तुएं एक दूसरे को बल देती, साथ साथ विकसित होती और आध्यात्मिक नेत्र की सहायता से यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होने वाली थी। जैसे ही गठन पूरा हुआ, अभी अभी बोए गए सारे बीज तेजी से अंकुरित होने लगे। ऐसा लग रहा था कि अगली सुबह नाश्ते में दोनों बच्चियां वुजियू पर्वत की ताज़ी फसल का स्वाद चख सकेंगी। कहते हैं पहाड़ी रास्तों में 18 मोड़ होते हैं, लेकिन अब वुजियू पर्वत स्वयं एक विशाल 18 परतों वाली सर्पिल सीढ़ी बन चुका था। अध्याय 87, झोंग और शी परिवार का आगमन। अगली सुबह वुजियू पर्वत के पास स्थित शिंगहे आवासीय क्षेत्र के निवासी रोज की तरह सुबह की सैर के लिए निकले। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्होंने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। सिर्फ एक रात में ही वुजियू पर्वत का पूरा स्वरूप बदल चुका था। पहाड़ी पर सीढ़ीनुमा खेतों जैसी परतें दिखाई दे रही थीं और नीचे सफ़ेद धुंध फैली हुई थी, जिसने सुबह दौड़ने वालों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इतना ही नहीं, उस धुंध में व्यायाम करने वाले लोगों को महसूस हुआ कि आज उनका अभ्यास सामान्य दिनों की तुलना में लगभग दोगुना प्रभावी हो गया है। कुछ पर्वतारोहियों के मन में तो तुरंत पर्वत पर चढ़कर देखने की इच्छा जाग उठी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एलिगेंट स्टूडियो। सिर्फ एक सप्ताह पहले खुलने के बावजूद एलिगेंट स्टूडियो के अब कई नियमित ग्राहक बन चुके थे। इनमें अधिकतर स्वतंत्र मार्शल आर्टिस्ट और सामान्य नागरिक थे। मार्शल आर्टिस्ट हर सुबह समय पर आकर यहाँ पुस्तकों का अध्ययन और अभ्यास करते थे। वहीं साधारण लोग रोज 1 घंटा यहाँ बिताते, कभी ऐतिहासिक संस्मरण तो कभी 100 औषधियों का ग्रंथ पढ़ते। उनकी नज़र में ये बस एक शानदार पुस्तकालय था, लेकिन इसकी आलीशान सजावट और दुर्लभ पुस्तकों ने इसे बेहद लोकप्रिय बना दिया था। वास्तव में यहाँ आम लोगों की संख्या मार्शल आर्टिस्टों से भी अधिक थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आज युनमो बड़े उत्साह से चांदी जैसे चमकते चावल की एक बोरी और हनीस्कल की 3 डंडियां लेकर आया। आखिरकार वह अपनी दोनों बेटियों के लिए एक हल्का और स्वादिष्ट नाश्ता तैयार कर सका। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। काउंटर पर सुयंग पूरी रात बिना सोए एलिगेंट स्टूडियो में बैठी रही। इतनी बातें की कि उसके होंठ तक सूख गए। आखिरकार युनमो ने उसे एक बैंगनी सुनहरा सदस्यता कार्ड दे दिया। मार्शल आर्ट में एक साथ बहुत अधिक तकनीकों का अभ्यास करना उचित नहीं था, लेकिन एलिगेंट स्टूडियो में 1 घंटे का अभ्यास बाहर पूरे 1 दिन के अभ्यास के बराबर था। यही बात सबसे अधिक आकर्षक थी। युनमो ने नाश्ता लगभग समाप्त कर लिया था। कल रात लाई गई वह महिला अब भी बेहोश पड़ी थी। उसकी ओर देखते हुए युनमो बोला, मैंने तुमसे कहा था कि उसे ग्लूकोज चढ़ा देना। अभी तक होश क्यों नहीं आया? लानके के और दोनों बच्चियां उस छोटे बच्चे के साथ खेल रही थीं। सु यंग ने आलस से अंगड़ाई लेते हुए कहा, युवा स्वामी युन, आपकी चिकित्सा कला इतनी अद्भुत है। ऐसे छोटे मोटे काम के लिए भी आपको मेरी ज़रूरत है क्या? युनमो ने शांत स्वर में कहा, बड़े कामों में भी क्या तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है? अगर 3 मिनट के भीतर वह नहीं जागी तो आज के बाद तुम्हारा एलिगेंट स्टूडियो में प्रवेश बंद। न, मैं अभी देखती हूँ। सु यंग घबराकर तुरंत दौड़ पड़ी। उसी समय बाहर से कई लोगों के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कप्तान, यही जगह है। कल मैं यहाँ से गुजरा था।
एलिगेंट स्टूडियो, सुना है कुछ दिन पहले ही खुला है। अंदर मार्शल आर्ट की ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं जो हमारे बॉडी टेम्परिंग आर्ट और वानरेन फिस्ट से कहीं बेहतर हैं। एक दल सैन्य वर्दी पहने भीतर आया। वे सभी शहर से गुजर रहे सैनिक थे। अंदर की भव्य सजावट देखकर सब स्तब्ध रह गए। दल का सबसे युवा सैनिक सीधे पहले खंड में गया। वहां कई लोग पुस्तकों के अनुसार मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे। उनकी चाल ढाल देखकर कप्तान समझ गया कि यह कोई साधारण पुस्तकालय नहीं है। जिज्ञासा से उसने शिंगई क्वान पर एक पुस्तक उठाई। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसी समय एक और विशेष अतिथि एलिगेंट स्टूडियो पहुंचा। उसके हाथ में अत्यंत मूल्यवान उपहारों का एक डिब्बा था। वह था जोंग परिवार का मुखिया जोंग लिंग और उनके साथ वृद्ध जोंग। यही वे लोग थे जिन्होंने पिछली बार एलिगेंट स्टूडियो में बल प्रयोग किया था। युनमो अभी नाश्ता मेज पर रख ही रहा था। श्रीमान युन, जोंग लिंग ने आदरपूर्वक अभिवादन किया। युनमो ने केवल सिर हिलाया और शांति से बैठकर भोजन करने लगा। उसकी बेरुखी के बावजूद जोंग लिंग को कोई आपत्ति नहीं हुई। खाना लेने आई सू यंग ने प्रवेश द्वार की ओर देखा। अरे, वह तो जोंग परिवार का मुखिया है। लान के, शीशी और शिन तीनों ने एक साथ युनमो की ओर देखा। युनमो मुस्कुराया, शायद माफी मांगने आए हैं। फिर उसने सबको पहले नाश्ता करने का इशारा किया। उसी समय शी परिवार से भी कोई आया, मानो दोनों परिवार पहले से समय तय करके आए हों। आने वाली थी शी युन शी। बस उसके भीतर प्रवेश करते ही पूरा एलिगेंट स्टूडियो उत्साह से भर उठा। वह हमेशा की तरह काले रेशमी वस्त्रों में बेहद आकर्षक और मनमोहक लग रही थी। हे भगवान, क्या सुबह सुबह मुझे न्यूट्रिशन एक्सप्रेस पीने पर मजबूर कर देंगी। शी युन शी, वह तो फांगहाई की प्रसिद्ध सुंदरी है। मिस शी, जोंग लिंग ने विनम्रता से अभिवादन किया। शी युन शी भी चौंक गई। अरे, जोंग परिवार की मुखिया भी यहाँ हैं। जोंग लिंग मुस्कुराए, क्या आप भी अपने परिवार वालों का के लिए श्रीमान युन से क्षमा मांगने आए हैं? शी युनशी भी मुस्कुरा उठी। लगता है आपका उद्देश्य भी यही है। उसकी मुस्कान इतनी मोहक थी कि कई लोग उसे देखकर लगभग बेहोश होने वाले थे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह था युनमो। वह पूरी तन्मयता से अपनी दोनों बेटियों को दलिया परोस रहा था। जोंग लिंग मुस्कुराकर बोली, लगता है मिस शी का आकर्षण भी कभी कभी असफल हो जाता है। शी युनशी ने भी मुस्कुराकर उत्तर दिया, आप भी तो वही हैं। फांगहाई के न जाने कितने बड़े परिवार आपके लिए विवाह प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन आपने सबको ठुकरा दिया। जोंग लिंग ने युनमो की ओर देखते हुए कहा, श्रीमान युन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। शी युनशी ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ, बिल्कुल साधारण नहीं। वह उन गिने चुने लोगों में से थी जो जानते थे कि युनमो कभी स्वर्गीय मंडप के सर्वोच्च वीआईपी कक्ष में गया था। युनमो ने दोनों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह शांति से नाश्ता करता रहा। दोनों महिलाएं काउंटर पर बैठ गईं, चाय बनाकर चुपचाप प्रतीक्षा करने लगीं। तभी युनमो ने सू यंग की ओर देखा। 3 मिनट पूरे हो गए, वह अभी तक नहीं जागी। उसी समय भीतर से एक गहरी सांस लेने की आवाज आई। जाग गई। सू यंग ने तुरंत विजय का संकेत बनाया। युनमो ने शांत स्वर में कहा, 3 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। वह उठा, एक गिलास पानी और दलिया का कटोरा लेकर महिला के पास पहुंचा। सू यंग बोली, इतनी सख्ती भी अच्छी नहीं। 1-2 सेकंड आगे पीछे होने से क्या फर्क पड़ता है। लान के और सू यंग भी उसके पीछे चली गईं। लान के ने धीरे से पूछा, बहन, अब कैसी तबीयत है? महिला ने आंखें खोलते ही घबराकर इधर उधर टटोलना शुरू कर दिया। मैं कहाँ हूँ? मेरी बेटी, मेरा बच्चा, वाह वाह। लान के की गोद में रखा शिशु अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही जोर जोर से रोने लगा। लान के ने मुस्कुराकर बच्चे को उसकी माँ की गोद में दे दिया। चिंता मत कीजिए, आपका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। महिला की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पिछली रात की सारी घटनाएं याद आ गईं। वह बिना कुछ सोचे तीनों के सामने घुटनों के बल बैठ गई। मेरे उपकारियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बच्चे की जान बचा ली। युनमो ने शांत स्वर में कहा, औपचारिकता की जरूरत नहीं है, पहले कुछ खा लीजिए। इतने छोटे बच्चे को अभी माँ के दूध की जरूरत है। उसने मेज पर रखे भोजन की ओर इशारा किया। महिला बार बार सिर झुकाकर बोली, धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 89, बेशर्म व्यापारी फेंक जियांग। लिडू ब्यूटी स्किन के नए उत्पाद के लॉन्च को लेकर आर्यन के परिवार ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार पेशेवर काम पेशेवर लोगों को ही करने चाहिए। किनशिन क्योटो से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किनली की पूरे कार्यक्रम की तैयारी में मदद कर रही थी। ये स्पष्ट नहीं था कि किनशिन फांगहाई नहीं आना चाहती थी या फिर किसी कारण से क्योटो छोड़ नहीं सकती थी। लेकिन देखने से यही लगता था कि वह युन परिवार में उपेक्षित नहीं थी, बस उसका दर्जा थोड़ा कम था। उधर फेंग परिवार ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। अध्यक्ष होने के अधिकार का इस्तेमाल करके उन्होंने यौवन बनाए रखने वाले जल से जुड़े सभी अनुसंधान दस्तावेज और प्रयोगों का रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया।
आध्यात्मिक जल, ये निश्चित रूप से आध्यात्मिक जल ही है। हा, दस्तावेज हाथ लगते ही आध्यात्मिक शिरा खोने का दुख भी फेंग जियांग के चेहरे से गायब हो गया। मास्टर फेंग मुस्कुराए, परिवार प्रमुख, ये वास्तव में आध्यात्मिक जल ही है। ये किनशिंग सचमुच असाधारण है। फेंग जियांग ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अगर हमें इस यौवन जल का सूत्र मिल गया तो आध्यात्मिक जल भी हमारे हाथ में होगा, और लिडू ब्यूटी स्किन हमारे फेंग परिवार के लिए अथाह संपत्ति कमाएगी। मास्टर फेंग ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, देखना है कि फांगहाई में लॉन्च कैसा रहा। शाम गहराने लगी थी। फेंग परिवार के लोग, जिन्हें लॉन्च समारोह में भेजा गया था, अब तक लौट आने चाहिए थे। उसी समय बाहर से घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी, पिताजी, पिताजी। फेंग जियांग ने अपने इकलौते बेटे फेंग यूलोंग को हाँफते हुए अंदर आते देखा और नाराज़ होकर बोले, जरा सी बात में ऐसे घबरा जाते हो, बिल्कुल निकम्मे हो। फेंग यूलोंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पिताजी, इस बार का लॉन्च आपकी उम्मीद से थोड़ा अलग रहा, आराम से बोलो। फेंग जियांग ने चाय का कप उठाया। फेंग यूलोंग बोला, यौवन जल की बिक्री उम्मीद से थोड़ी बेहतर रही, लेकिन कुल केवल 5050 बोतलें ही बिकीं। और महाप्रबंधक किनली ने कहा कि इस उत्पाद के अनुसंधान में भारी निवेश लगता है। उन्होंने ग्राहकों से वादा किया है कि लगभग 6 महीने बाद 10,000 और बोतलें बाजार में आएंगी। 6 महीने। फेंग जियांग कुछ देर सोच में पड़ गया। 6 महीनों में बहुत कुछ बदल सकता है। क्या उसने बताया कि अनुसंधान इतना धीमा क्यों है? और जब तैयार उत्पाद मौजूद है तो अभी भी अनुसंधान किस बात का? मास्टर फेंग ने पूछा। फेंग यूलोंग ने उत्तर दिया, मास्टर फेंग, किनली ने कहा कि पहली 5050 बोतलें क्योटो के लान परिवार की लानकेके ने विकसित की थीं। लेकिन सुना है कि लानकेके को व्यापार में कोई रुचि नहीं है, इसलिए उसने अपनी 47% हिस्सेदारी किनशिंग को बेच दी। अब पूरा अनुसंधान लिडू ब्यूटी स्किन के नियंत्रण में है। किनली का कहना है कि पूर्ण यौवन जल जल्द ही तैयार हो जाएगा। बस धन की थोड़ी कमी है। मास्टर फेंग ने धीरे से कहा, धन की कमी? क्या यह आध्यात्मिक जल निकालने के लिए है? फेंग जियांग ने सिर हिलाया। अब तक मुझे लिडू ब्यूटी स्किन से आध्यात्मिक जल के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। मास्टर फेंग बोले, तो क्यों न फांगहाई जाकर खुद जांच करें? फेंग जियांग ने तुरंत इनकार कर दिया, अभी ठीक समय नहीं है। ड्रैगन सोल हमारी फेंग फैमिली पर कड़ी नज़र रखे हुए है। अगर मैं खुद गया तो उनका ध्यान तुरंत हमारी ओर जाएगा। ये काम गुप्त रूप से करना होगा। फिर उसने बेटे की ओर देखा। यूलोंग जी, पिताजी, क्या किनली ने बताया कि अनुसंधान के लिए कितनी रकम चाहिए? आखिर लिडू ब्यूटी स्किन अब फेंग परिवार की कंपनी थी। वह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता था। फेंग यूलोंग झेपते हुए बोला, उन्होंने नहीं बताया। मैं जल्दी लौटने के लिए आखिरी उड़ान पकड़कर आ गया। निकम्मे। फेंग जियांग ने गुस्से में अपनी चप्पल उठाकर उसकी ओर फेंक दी। दफा हो जाओ। फेंग यूलोंग उदास चेहरा लेकर बाहर चला गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। फेंग जियांग कुछ देर सोचता रहा, फिर मोबाइल उठाकर किनली का नंबर मिलाया। मैनेजर किन, मैं फेंग जियांग बोल रहा हूँ। दूसरी ओर से मुस्कुराती हुई आवाज़ आई, अरे अध्यक्ष फेंग, नमस्कार। फेंग जियांग सीधे मुद्दे पर आ गया। ये यौवन जल सचमुच अद्भुत है, लेकिन 6 महीने का अनुसंधान बहुत लंबा समय है। बताए, इसे तेज करने के लिए कितनी पूंजी चाहिए? किनली ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अध्यक्ष फेंग, आप इसके प्रभाव जानते ही हैं। हमें कई दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां, विशेषज्ञ और भारी संसाधन चाहिए। और लिडू ब्यूटी स्किन की आर्थिक स्थिति भी आप जानते हैं। फेंग जियांग ने बीच में ही कहा, मुझे प्रक्रिया नहीं सुननी, सिर्फ परिणाम चाहिए। रकम बताए। अब ये कंपनी फेंग परिवार की है, इसलिए हम पीछे नहीं हटेंगे। किनली हल्का सा हंसी। अध्यक्ष फेंग, हमारे सभी कर्मचारियों की ओर से आपका धन्यवाद। फिर उसने कहा, अगर हम 1 सप्ताह में दूसरा बैच तैयार करना चाहते हैं तो कम से कम 20 अरब युआन अनुसंधान निधि की आवश्यकता होगी। ये रकम उम्मीद से ज्यादा थी, लेकिन असंभव नहीं। आखिर कई दुर्लभ औषधियां अरबों खर्च करने पर भी आसानी से नहीं मिलती। फेंग जियांग ने पूछा, 20 अरब लगाने पर कितनी बोतलें बनेंगी? किनली ने उत्तर दिया, मौजूदा उत्पादन क्षमता के अनुसार कम से कम 2 लाख बोतलें। खर्च निकालने के बाद भी लाभ बहुत बड़ा नहीं था। फेंग जियांग ने तुरंत कहा, ठीक है, कल सुबह तक 20 अरब युआन लिडू ब्यूटी स्किन के खाते में पहुंचा दिए जाएंगे। फोन रखते ही उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान फैल गई। फेंग परिवार के पास 20 अरब नकद नहीं थे। उसने जोर से पुकारा, यूलोंग, अंदर आओ। फेंग यूलोंग फिर लौट आया। पिताजी, क्योटो बैंक के अध्यक्ष से संपर्क करो। लिडू ब्यूटी स्किन को गिरवी रखकर 20 अरब का ऋण लो और वह पूरी रकम कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर दो। जी, पिताजी। फेंग यूलोंग तुरंत चला गया। मास्टर फेंग जोर से हंस पड़े। परिवार प्रमुख, आप सचमुच बड़े चालाक व्यापारी हैं। फेंग जियांग भी मुस्कुराया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारा फेंग परिवार अपनी जेब से इतना पैसा लगाएगा? फिर वह गंभीर हो गया।
आध्यात्मिक जल का रहस्य जितनी जल्दी हो सके पता लगाना होगा। लॉन्च हो चुका है। अगर ड्रैगन सोल तक ये खबर पहुंच गई तो मुश्किल हो जाएगी। मास्टर फेंग ने कहा, मेरे पास एक सुझाव है। कहो। लान परिवार। लान के। फेंग जियांग की आंखें चमक उठीं। सही कहा, यौवन जल उसी ने विकसित किया है, यानी आध्यात्मिक जल का रहस्य भी उसी के पास होगा। मास्टर फेंग, ये काम मैं आपको सौंपता हूँ। मास्टर फेंग ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, निश्चिंत रहें परिवार प्रमुख, मैं ये काम पूरी निष्ठा से पूरा करूंगा। अध्याय 90। होंगयांग। क्योटो। नए उत्पाद के लॉन्च समारोह के समाप्त होने के बाद किनशिंग ने कंप्यूटर के माध्यम से किनली से वीडियो कॉल की। तुम्हारा मतलब है कि इस यौवन जल पर अब किसी और अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है और आगे चलकर लान के हमें इसकी सारी अनुसंधान सामग्री और फॉर्मूले दे देगी? किनशिंग ने आश्चर्य से पूछा। हाँ दीदी। अगर लान के लान परिवार की सदस्य न होती तो मुझे शक होता कि वह आपकी बिछड़ी हुई बेटी है, किनली ने हंसते हुए कहा। किनशिंग कुछ देर सोचती रही। ये बात सचमुच अजीब है। तुम उससे मिल चुकी हो, तुम्हें क्या लगता है वह कैसी इंसान है? किनली ने थोड़ा सोचकर उत्तर दिया, कैसे कहूँ, कभी वह एक बेहद सक्षम व्यवसायी महिला लगती है, जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में हो, और कभी किसी अमीर परिवार की मासूम लड़की जैसी, जिसे देखकर हर कोई उससे प्रभावित हो जाए। लेकिन यौवन जल वाली बात को देखकर मेरी सहज भावना यही कहती है कि उसके मन में कोई बुरी मंशा नहीं है। वह साधारण ब्रांड के कपड़े पहनती है, कपड़े का छोटा बैग लेकर चलती है, कपड़े के जूते पहनती है और बाल भी सादगी से बांधती है। ऐसी लड़की किसी भी तरह से षड्यंत्र रचने वाली नहीं लगती। किनशिंग धीरे से बोली, फिर भी मुझे ये सब बहुत रहस्यमय लगता है। मौका मिला तो मैं उससे ज़रूर मिलना चाहूँगी। किनली मुस्कुराए। दीदी, क्या आप अभी भी फांगहाई नहीं आना चाहती? किनशिंग ने लंबी सांस ली। बीती बातें धुएं की तरह उड़ चुकी हैं। उस जगह लौटने से केवल पुराने घाव ही ताज़ा होंगे। किनली ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन मैं तो आपसे बहुत ईर्ष्या करती हूँ। युन परिवार के दूसरे युवा स्वामी आपको वापस युन परिवार ले गए और अब आप दोनों का प्रेम फल भी है। किनशिंग की आंखें नर्म पड़ गईं। शुरू में मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी, लेकिन जब वह मेरे गर्भ में था तो बिल्कुल छोटे मुंह जैसा लगता था। किनली पूरी तरह निरुत्तर हो गई। उसकी यह घमंडी बड़ी बहन, अगर वह अपने मन को समझाना चाहती है तो करे। गर्भ में तो सभी बच्चे एक जैसे ही होते हैं, वे सब निषेचित अंडाणु ही होते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एलिगेंट स्टूडियो। रात के समय भी ग्राहक कम ही थे। यही आर्यन चाहता था। वह ज्यादा प्रसिद्ध नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने अभी तक उच्च स्तर की युद्ध कलाएं सार्वजनिक नहीं की थीं। लेकिन उसने खेती की दुनिया से आई इन पीले स्तर की युद्ध कलाओं के प्रभाव को कम आंक लिया था। कुछ ही देर बाद सैन्य वर्दी पहने सैनिकों का एक बड़ा दल एलिगेंट स्टूडियो में आ पहुंचा। हाँ, आज किसी तरह 10,000 युआन जुटा लिए। अब 2 घंटे अभ्यास कर सकूंगा। कल हमें दक्षिणी सागर जाना है। ये जगह छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। चिंता मत करो कप्तान, भविष्य में मौका मिला तो फिर आएंगे। इनमें कुछ सैनिक कल भी आए थे, जबकि बाकी उनके बुलाने पर आज पहुंचे थे। स्टूडियो ने किसी को निराश नहीं किया। कप्तान ने सबको निर्देश दिया, पहले किताबें देखो। याद रखो, सबसे श्रेष्ठ युद्ध कला जैसी कोई चीज़ नहीं होती। केवल वही श्रेष्ठ है जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त हो। जी कप्तान। कप्तान, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं इस स्टूडियो के मालिक से मिलकर अपना परिचय दूंगा। वह सीधे काउंटर की ओर बढ़ गया। उस समय आर्यन हाथ में औषधि सम्राट अभिलेख लिए अपनी दोनों बेटियों शीशी और शिन को औषधि और गोलियां बनाने का ज्ञान समझा रहा था। सैनिक कप्तान कुछ देर तक ये दृश्य देखता रहा। उसे अपनी नवजात बेटी याद आ गई, लेकिन एक सैनिक होने के नाते उसका कर्तव्य देश की रक्षा करना था। दक्षिणी सागर के आकाश में कोरिया और यांग देश की सेनाएं आमने सामने थीं। यूरोप के अनेक भाड़े के सैनिक नानहाई शहर में दिखाई दे रहे थे, मानो वे किसी वस्तु की तलाश में हों। उसे फांगहाई भेजा गया था ताकि वह वहां की सेना से मिलकर भारी हथियार वल्कन तोप को दक्षिणी सागर पहुंचाने की व्यवस्था कर सके। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2 दिन पहले जब आर्यन अपनी बेटियों को किंडरगार्टन से लेने गया था, तब जूचियान ने उसे बताया था कि यांगयू रविवार को फांगहाई आएगा। चारों दोस्तों ने उसी दिन जिंगताओ क्लब में मिलने का कार्यक्रम बना लिया। ये सुनकर कि आर्यन भी फांगहाई में है, यांगयू इतना उत्साहित हो गया कि उसने अपनी उड़ान बदलने की कोशिश की, लेकिन कोई टिकट न मिलने के कारण उसे रविवार तक इंतजार करना पड़ा। इसलिए आर्यन ने तय किया कि शनिवार को वह अपनी दोनों बेटियों को दक्षिणी सागर घुमाने ले जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसी समय सैनिक कप्तान काउंटर तक पहुंचा। नमस्ते, क्या आप ही एलिगेंट स्टूडियो के मालिक हैं? हाँ, आर्यन ने शांत स्वर में उत्तर दिया। मेरा नाम होंगयांग है। मैं नानहाई सैन्य क्षेत्र से हूँ, दक्षिणी सागर से। इस बार आर्यन ने पहली बार ध्यान से उसकी ओर देखा। होंगयांग समझ नहीं पाया कि वह उसे इस तरह क्यों देख रहा है। आर्यन ने धीरे से आवाज लगाई, के जरा इधर आओ।
कुछ ही क्षण बाद कारण स्पष्ट हो गया। लानके के एक महिला को लेकर आई जिसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। जियांग, महिला को देखते ही होंगयांग का दिल जोर से धड़कने लगा और उसके हाथ कांप उठे। भैया यांग, महिला दौड़कर सीधे उसके गले लग गई। जियांग, तुम यहाँ कैसे? फांगहाई कैसे पहुंची? होंगयांग ने घबराकर पूछा। जियांग रो पड़ी। भैया यांग, हमारा घर पूरी तरह नष्ट हो गया। क्या? होंगयांग का चेहरा बदल गया। दक्षिणी सागर में आखिर हुआ क्या है? जियांग ने कांपती आवाज में कहा, मुझे पूरी बात नहीं पता। मैंने केवल इतना देखा कि बहुत सारे यूरोपीय भाड़े के सैनिक आ गए थे। कुछ लोगों के पंख थे, कुछ जमीन के भीतर से निकल आए, फिर वे सब लोजिया मंदिर की ओर चले गए। उसके बाद पूरा आवासीय इलाका ढह गया। होंगयांग ने मुट्ठियां भींच लीं। हद हो गई, बिल्कुल कानून नाम की कोई चीज़ नहीं बची। ये यूरोपीय भाड़े के सैनिक किसी देश के अधीन नहीं थे। वे किसी कानून का पालन भी नहीं करते थे। उनकी मर्जी ही उनका नियम थी। इसके बाद जियांग ने पूरे घटनाक्रम का विस्तार से वर्णन किया। अचानक धड़ाम, होंगयांग सीधे आर्यन के सामने घुटनों के बल बैठ गया। श्रीमान, मेरी पत्नी और मेरी बेटी की जान बचाने के लिए आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। अगले जन्म में भी आपका यह उपकार नहीं भूलूंगा। ये देखकर बाकी सैनिक भी काउंटर के पास इकट्ठा हो गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके कप्तान की पत्नी शरणार्थी बनकर फांगहाई पहुंची थी। लानके के मन ही मन सोचने लगी, दुनिया सचमुच कितनी छोटी है। आर्यन ने हाथ हिलाया। एक अदृश्य शक्ति ने होंगयांग को बिना प्रयास के खड़ा कर दिया। होंगयांग के मन में गहरा आश्चर्य हुआ। वह स्वयं एक महान मार्शल आर्ट विशेषज्ञ था, फिर भी इस स्टूडियो का मालिक उससे कहीं अधिक शक्तिशाली निकला। उसने आदरपूर्वक पूछा, क्या मैं आपका उपनाम जान सकता हूँ श्रीमान? आर्यन, श्री आर्यन। होंगयांग ने अपने साथियों की ओर देखा, फिर कुछ झिझकते हुए बोला, दरअसल इस बार मैं आपसे एक साहसिक अनुरोध करना चाहता हूँ। अभी अभी उसने जीवन भर उपकार चुकाने की प्रतिज्ञा की थी। ऐसे में तुरंत कोई अनुरोध करना उसे स्वयं भी अत्यंत कठिन लग रहा था।